हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले यदि हम पिछली क्लास की बात करें तो देखिए, पिछली क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की थी। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स और सोल्व करेंगे। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 5 बच्चे हैं। तो देखिए, यहाँ पर टोटल कितने हो जाते हैं? 12। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? टोटल 12 व्यक्ति हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें कितने पुरुष दे रखे हैं? देखिए, कुछ पुरुष हैं, देखिए 4, महिलाएं भी हैं। महिलाएं कितनी हैं? देखिए 3 महिलाएं हैं। और देखिए, बच्चे भी हैं। बच्चे कितने हैं यहाँ पर? देखिए टोटल 5। और इस तरह से ओवरऑल कितने हो जाते हैं? 12। तो देखिए, यहाँ पर 12 व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट की। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट किस तरह से है। यहां पर देखिए, 4 व्यक्ति रेंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं, 4 व्यक्ति चुने जाते हैं। अब देखिए, 4 व्यक्ति चुनेंगे तो इन सब में से चुनेंगे। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 12। तो 12 में से जब हम 4 व्यक्ति चुनेंगे, 4 व्यक्तियों का चयन करेंगे, तो टोटल कंडीशंस कितनी होगी? कुल कितने तरीके होंगे? तो वो हो जाएंगे देखिए 12C4 कॉम्बिनेशन थ्योरी। चलिए तो लिखें आप 12 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों के चयन के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? देखिए 12C4। तो ये तो देखिए टोटल केस हो गए, टोटल कंडीशंस इतनी है। 12 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति चुने गए हैं, तो इतने तरीके हो गए। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की यहां पर निकालनी है। जो भी व्यक्ति चुने गए हैं उनमें क्या होना चाहिए? देखिए, ठीक 2 बच्चे होने चाहिए। कितने चिल्ड्रंस होने चाहिए? एग्जैक्टली 2। तो यहां पर देखिए, जो भी व्यक्ति चुने गए हैं उसमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए। तो देखिए, 2 चिल्ड्रन यहां पर होंगे तो ऐसी कितनी अनुकूल स्थितियां बनेगी, कितने फेवरेबल केसेस बनेंगे। तो ये जो भी 4 व्यक्ति हमने चुने हैं उसमें 2 बच्चे होने चाहिए। तो बच्चे कहां से चुनेंगे? यहीं से। तो देखिए, इन 5 में से हम 2 बच्चों का चयन कर लेंगे। और 5 में से 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि इसी की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और यहां पर जब हम 2 बच्चे इसमें से ले लेंगे, 2 व्यक्ति यहां से ले लेंगे, तो बचे हुए इन 7 व्यक्तियों में से हमें 2 और लेना पड़ेगा। क्योंकि टोटल यहां पर कितने व्यक्ति का चयन किया गया है? टोटल 4 व्यक्तियों का चयन किया गया है। और उन 4 व्यक्तियों में क्या होना चाहिए? 2 बच्चे होने चाहिए। तो इन 5 में से 2 तो हमें लेना ही है, ये तो हो गया कंपलसरी। और इसमें से देखिए, यहां पर इन 7 में से कोई से भी आप 2 व्यक्ति ले सकते हो। तो यहां पर देखिए, जो घटना है देखिए, उसकी अनुकूल स्थितियां हमें निकालनी है। तो लिखें आप चुने गए 4 व्यक्तियों में ठीक 2 बच्चे, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। तो देखिए, चुने गए 4 व्यक्तियों में ठीक 2 बच्चे होने की अनुकूल स्थितियां। तो देखिए, यहां पर इवेंट क्या है? जो भी 4 बच्चे चुने गए हैं उनमें ठीक 2 बच्चे होने ही चाहिए। तो उस इवेंट के फेवर में कितनी कंडीशंस होगी? तो देखिए, यहां पर 2 बच्चों का चयन करना है, तो इसमें से तो 2 लेंगे, है ना। बच्चों के समूह में से ही तो बच्चों का चयन करेंगे, महिलाओं में से बच्चों का चयन नहीं होता, ठीक है। बच्चों का चयन तो यहीं से किया जाएगा। 5 बच्चे हमें दे रखे, तो इसमें से 2 ले लेंगे, और जितने भी बचे हुए 7 व्यक्ति हैं उनमें से भी 2 ले लेंगे। तो देखिए, 5 बच्चों में से 2 बच्चों का चयन किया, और बचे हुए 7 व्यक्तियों में से भी 2 व्यक्ति हमने ले लिए। तो इस तरह से देखिए, टोटल 4 व्यक्ति इस तरह से लिए जाएंगे। तो देखिए, घटना के अकॉर्डिंग यहां पर ये हो जाएगी फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल स्थितियां। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लिखें आप अतः अभिष्ट प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
इक्वल। देखिए फेवरेबल कंडीशंस कितनी है, अनुकूल स्थितियां तो इतनी हो गई, और टोटल कंडीशंस कितनी है, देखिए 12C4। तो देखिए 12 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों के चयन के कुल तरीके तो ये हो गए। अब जो 4 व्यक्ति चुने गए हैं उनमें देखिए 2 तो क्या होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए। और का मतलब क्या होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग, है ना, गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए 5 बच्चों में से 2 बच्चों का चयन किया, और एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 5 में से 2 का चयन किया, और 7 जो भी बचे हुए 7 व्यक्ति हैं उनमें से 2 व्यक्तियों का चयन कर लिया गया है। इस तरह से देखिए टोटल 4 व्यक्ति यहाँ पर चुने गए हैं। चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5C2 कितना हो जाता है, 5 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा देखिए 7 × 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये देखिए ये होता है 12 को घटते क्रम में 4 बार लिखें, 12, 11, 10 और 9 अपॉन फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल 4 होता है 24। तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, कॉम्बिनेशन थ्योरी पता होना चाहिए आपको। जब भी हम देखिए एनसीआर को कैलकुलेट करते हैं, एनसीआर को कैलकुलेट करने के लिए n(n-1), n-2 अप टू r टाइम्स, कितनी बार हम लेते हैं, r बार, r टाइम्स। तो देखिए n को घटते क्रम में हम r बार लिख लेते हैं और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। यही तो है देखिए कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका। और देखिए एक होता है NPR, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, n(n-1), n-2 अप टू r टाइम्स। ये लीजिए, दोनों में डिफरेंस इतना है कि हम जब इसको NPR को फैक्टोरियल r से डिवाइड करते हैं तो वो NCR बन जाता है। और देखिए इस तरह की कैलकुलेशन देखिए स्पीडली करना आना चाहिए, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत छोटी सी बात है। देखिए हम निकालें 6P3, और देखिए 6P3 जब हम कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, 6 को घटते क्रम में 3 बार लिख लीजिए। ये लीजिए 6 को घटते क्रम में 3 बार लिख लीजिए, एक एक कम करते जाएं, 3 टाइम्स लिखते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं, फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा निकाल लेना। अब देखिए अगर हमें 6C3 निकालना है तो वो कैसे निकालें, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें फैक्टोरियल r से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 को घटते क्रम में 3 बार तो लिखना ही है, और यहाँ पर भाग लगा देंगे हम किसका, फैक्टोरियल 3 का। तो देखिए इस तरह के कॉन्सेप्ट देखिए 11th क्लास में जब हम स्टार्टिंग में जब बेसिक मैथमेटिक्स हम देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह के कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। और देखिए कॉम्बिनेशन में एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बहुत ज़्यादा काम आता है। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, देखिए NCR होता क्या है, NC(n-r), इसको हम छोटा बना सकते हैं क्योंकि देखिए हम इसको एक्सटेंड करते हैं, NCR को एक्सटेंड करते हैं तो कितने टाइम्स, r टाइम्स, r बार हम यहाँ पर देखिए घटते क्रम में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए r की वैल्यू जितनी छोटी होगी ये सीक्वेंस उतनी ही छोटी हो जाएगी और कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएगी। तो देखिए r को छोटा बनाने के लिए देखिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए NCR, NCn-r, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए 10C8। अब देखिए यहाँ पर 10 को घटते क्रम में हम 8 बार लिखें, ठीक है, और यहाँ पर फैक्टोरियल 8 से हम डिवाइड करें, तो उससे अच्छा है कि देखिए आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। हालांकि आप सब जानते ही हैं 10C8 कितना हो जाता है, देखिए 10C इस 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पर 10C2 हमें मिलेगा। और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए देखिए 10 को घटते क्रम में 2 बार लिखें, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, ये बहुत यूजेबल है। और ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी सहायता से हम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की वैल्यू जो भी है निकाल लेते हैं। चलिए छोटी सी बात थी। तो यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया उसी का हमने यूज किया। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 12 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है, देखिए 120, और 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 120 कैंसिल, और देखिए 2 × 2 4, और ये 4 ये भी कैंसिल हो जाता है। और देखिए यहाँ पर
यहाँ देख सकते हैं आप, ये 3 से 2 टाइम कैंसिल हो जाता है और ये 3 से देखिए 3 टाइम कैंसिल हो जाता है ना। सामान्य सी कैलकुलेशन है और देखिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 3 से हमने डिवाइड है ना, इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम और 3 टाइम, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहे हैं। चलिए अब फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऊपर बचेगा देखिए 14 और डिनोमिनेटर में 11 इंटू 3 दैट इज 33 और यही है देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये था देखिए 7। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो देखिए एक सिक्का यहाँ पर 3 बार उछाला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो वो हो जाते हैं 8। कॉमन सी बात है, आपको मैंने बताया था। देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, टोटल आउटकम्स तो सेम होंगे। तो लिखें आप, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 की पावर 3 दैट इज 8। और वैसे भी देखिए एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालेंगे तो हर बार देखिए 2 रिजल्ट आएंगे, हेड या टेल। पहली बार 2 और दूसरी बार भी 2 और तीसरी बार भी 2। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने रिजल्ट्स हो जाएंगे, है ना। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत, जहाँ पर और आ जाता है तो वहाँ पर हम ये लेते हैं और जहाँ यह आ जाता है तो वहाँ पर हम प्लस लेते हैं। ठीक है, एंड की जगह ये, और जब ये आ जाता है और एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए एंड में हम इनटू लेते हैं और आ जाता है तो इस तरह से यहाँ पर प्लस लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर छोटी सी बात थी। और देखिए ये सब मैं बता चुका हूँ, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे तो वहाँ पर हमने इन पर डिटेल में डिस्कस की थी। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना हो जाएंगे 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, देखिए इवेंट की। हमें किस इवेंट की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है? देखिए कम से कम 2 बार क्या आ जाए, चित, एटलीस्ट 2 हेड। तो देखिए यहाँ पर कम से कम 2 हेड आ जाए, तो लिखें आप कम से कम 2 हेड आने की अनुकूल स्थितियां। देखिए ये तो टोटल है, अब इनमें हमें वो कंडीशन चाहिए जब एटलीस्ट 2 हेड हमें मिले, कम से कम 2 हेड हमें मिले। तो देखिए कम से कम 2 हेड का मतलब ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। जहां एटलीस्ट आ जाता है वहां ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां एटमोस्ट आ जाता है अधिक से अधिक तो वहां कम भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सिक्का कितनी बार उछाला है, देखिए 3 बार। तो देखिए कंडीशंस इस तरह से मिलेगी, टेल हेड टेल 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 टेल। तो इस तरह की देखिए टोटल 8 कंडीशंस हमें मिलेगी। उनमें हमें देखना है कि कम से कम 2 बार हेड कितनी कंडीशंस में आ रहा है। तो देखिए कम से कम 2 बार हेड का मतलब देखिए 3 बार भी आ सकता है, 3 से ज्यादा बार तो आ नहीं सकता, क्योंकि सिक्का तो है ना, सिक्के कितनी बार उछाले हैं यहाँ पर 3 बार। एक सिक्के को केवल 3 बार उछाला है तो नंबर ऑफ हेड्स अधिकतम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट 2 हेड वाली कितनी कंडीशन होगी, देखिए 3 में से 2 हेड होंगे या फिर 3 में से 3 हेड होंगे। 3 बार सिक्का उछाला है तो कम से कम 2 हेड आ जाए, ऐसी इतनी स्थितियां होगी, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3C2 कितना होता है, देखिए ये 3C1 होता है। और वैसे भी देखिए मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, और ये 3C3 कितना हो जाता है 1। और वैसे डायरेक्टली लिख दीजिए आप, बहुत छोटी सी बात है, देखिए इसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना। 3C2 होता है 3C1 जिसकी वैल्यू होती है 3 और ये होता है 1 दैट इज 4। तो यहाँ पर देखिए फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो गई, 4। अब देखिए सैंपल स्पेस से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे देखिए यहाँ फेवरेबल कंडीशंस और यहाँ पर हो गई देखिए टोटल कंडीशंस।
तो लिख लीजिए आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। कितनी हो जाएगी देखिए 4/8, दैट इज 1/2। यही है फाइनल प्रोबेबिलिटी। और देखिए जब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे तो वहां पर आपको मैंने बताया था, जब हम सिक्के उछालते हैं है ना, तो कम से कम 2 हेड आने वाली कितनी कंडीशंस हैं, अधिक से अधिक 3 हेड आ जाएं, 4 हेड आ जाएं। तो ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। यहाँ सैंपल स्पेस से भी हम कर सकते हैं। देखिए जब कोई भी 3 सिक्के है ना, एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखिए सैंपल स्पेस किस तरह से होगा, देखिए है ना, नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, दैट इज टेल टेल टेल। तीनों बार टेल आएगा तो नंबर ऑफ हेड कितने होंगे, 0 होंगे, है ना, नंबर ऑफ हेड्स। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट 1 हेड वाली कितनी कंडीशन होगी, ये लीजिए एग्जैक्ट 2 हेड। पहले 1 हेड वाली देख लेते हैं, THT और TTH। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट 1 हेड वाली कंडीशंस हमने देख ली। यहाँ पर नो हेड, कोई भी हेड नहीं है। अब देखिए हम एग्जैक्ट 2 हेड वाली बात करेंगे। तो एग्जैक्ट 2 हेड है तो 1 टेल है, वो फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड में या फिर थर्ड में। ये एग्जैक्ट 2 हेड्स वाली कंडीशन हो गई। अब देखिए एग्जैक्टली 3 हेड्स वाली कंडीशन हम देखें तो H टोटल कितने रिजल्ट्स हो गए, देखिए सैंपल स्पेस के 8। और देखिए सभी इक्वी प्रोबेबल है, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। क्योंकि देखिए सिक्का उछाला पहली बार टेल आने की हाफ, सेकंड टाइम हाफ और थर्ड टाइम कितनी, हाफ, कितनी हो जाती है 1/8। चलिए यहाँ पर ये सैंपल स्पेस है। अब इसमें देखिए हमें देखना है फेवरेबल केसेस, अनुकूल स्थितियां। अब देखिए इवेंट क्या है, इवेंट क्या है यहाँ पर, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम हमें 2 हेड चाहिए। तो देखिए जहां कम से कम 2 हैं, देखिए यहाँ हेड कितने हैं 0, इसमें कितने हेड हैं, सभी में 1 है, इसमें कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 3। तो कम से कम 2 में देखिए ये वाली कंडीशंस काउंट हो जाएगी, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 हेड। तो यहाँ पर देखिए कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 फेवरेबल कंडीशंस हैं। टोटल कितनी है, ये टोटल है 8। तो देखिए 4/8, इधर भी 4/8 मिला था। तो देखिए ये ज़्यादा आसान है, आप सीधा कॉम्बिनेशन थ्योरी का यूज कीजिए। अगर एग्जैक्ट 2 हेड वाली कंडीशन चाहिए तो 3C2। और जनरल बात अगर हम करें तो देखिए सिक्का अगर n बार उछाला जाए या फिर n सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो वहां पर देखिए एग्जैक्ट 2 हेड वाली कंडीशन ये होगी, एग्जैक्ट 3 हेड वाली कितनी कंडीशंस होगी, इतनी। और टेल की बात कहें तो भी इतना ही होगा, है ना। ये एग्जैक्ट 3 टेल, एग्जैक्ट 2 टेल्स, है ना, ठीक 3 हेड आ जाएं, ठीक 2 हेड आ जाएं। और देखिए n में से अगर n हेड आ जाएं तो कितनी कंडीशंस होगी, इतनी कंडीशंस होगी, है ना। पहली या दूसरी क्लास में इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाते हैं। तो देखिए इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठते हैं। तो देखिए यहां पर एक गोल मेज है इस तरह से, इस गोल मेज के चारों तरफ हमें n व्यक्तियों को बिठाना है। कितने पर्सन है टोटल, n। इन n व्यक्तियों को यहाँ पर इस गोल मेज के चारों ओर, ये जो राउंड टेबल है, राउंड टेबल के चारों ओर हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। कितने पर्सन का करेंगे, टोटल n। और देखिए n व्यक्तियों को अगर हमें गोल मेज के चारों ओर बिठाना है तो टोटल जो तरीके होते हैं, टोटल कंडीशंस बिठाने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, फैक्टोरियल n-1। ये देखिए वृत्तीय क्रमचय में ऐसा होता है, सर्कुलर परमुटेशन, है ना, 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे, छोटी क्लास में। और यहाँ पर देखिए ये होता क्यों है उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। n व्यक्तियों को जब गोल मेज के चारों ओर बिठाया जाता है तो फैक्टोरियल n-1 तरीके ही क्यों होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे भी हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गोल मेज के चारों ओर हम एक व्यक्ति को बिठाएंगे और हम चेक करेंगे, है ना, टोटल कंडीशंस हम देखेंगे कि उस एक व्यक्ति को कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए हमें 2 व्यक्तियों को बिठाना है, फिर 2 व्यक्तियों को बिठा के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि उन्हें कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है।
अब उसके बाद देखिए हम 3 व्यक्ति बिठाएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे कि उन्हें कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, और फिर हम उसी रिजल्ट को देखिए, जो भी रिजल्ट आएंगे उसे हम जनरलाइज कर देंगे, और जनरल में हम, है ना, जनरलाइज जो भी रिजल्ट होगा वो किसके लिए हो जाएगा, देखिए n व्यक्तियों के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखिए एक व्यक्ति को बिठाते हैं गोल मेज के चारों ओर। चलिए एक राउंड टेबल हम बना लेते हैं, ये लीजिए, ये एक राउंड टेबल है। अच्छा राउंड नहीं बनी क्या, ये लीजिए राउंड टेबल हम बना लेते हैं इस तरह से। अब देखिए एक व्यक्ति को बिठाना है, ये लीजिए एक व्यक्ति को यहाँ बिठा दीजिए, या फिर देखिए इस व्यक्ति को आप यहाँ बिठा दें, या फिर इस व्यक्ति को आप देखिए यहाँ पर बिठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 3 कंडीशन हमने बना ली, लेकिन ये तीनों कंडीशन देखिए एक ही मानी जाएगी, अलग अलग नहीं है, ये डिफरेंट कंडीशंस नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि यहाँ पर ए के लेफ्ट में कौन है, कोई भी नहीं है, और राइट साइड में भी कौन है, राइट साइड में भी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए न तो ए के राइट लेफ्ट में है, ना ही ए के राइट में है, कोई भी व्यक्ति ए के लेफ्ट राइट में नहीं है। इस कंडीशन को देखें, इस कंडीशन को अगर देखें तो इस कंडीशन में ए के लेफ्ट राइट में कौन है, कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं है, यहां अगर देखें तो ए के लेफ्ट राइट में क्या है, कोई भी नहीं है। तो कंडीशन तो एक ही मानी जाएगी। वो कौन सी कंडीशन है कि ए के लेफ्ट राइट में कोई भी नहीं है, तीनों एक ही कंडीशन है। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति को हमने गोल मेज के चारों तरफ बिठाया कहीं भी, तो उसके जो सीटिंग अरेंजमेंट के जो कुल तरीके हैं, टोटल जो कंडीशन है वो एक ही है, ये सब एक ही मानी जाएगी। आप कैसे ही बिठा लें, ए के लेफ्ट राइट में कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 व्यक्तियों की बात करते हैं। चलिए 2 व्यक्ति को हम बिठा लेते हैं। अब देखिए 2 व्यक्ति को बिठाना तो 2 चेयर लगा देते हैं, है ना। सपोज कीजिए एक चेयर ये है और एक चेयर ये है। यहां पर देखिए ए को तो हमने यहां बिठा दिया और बी को यहां बिठा दिया। अब देखिए यहां पर 2 व्यक्ति बिठा रहे हैं तो 2 चेयर लगाएंगे, और यहां पर देखिए बी को यहां बिठाया जा सकता है, ए को यहां बिठाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए और कोई केस नहीं है। हो सकता है चेयर पास पास आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 व्यक्ति इस तरह से बैठेंगे। अब यहां पर देखिए ए के लेफ्ट में कौन है, ए के लेफ्ट में बी है, राइट में भी बी है। अगर इस सीटिंग अरेंजमेंट को अगर हम देखिए, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखिए ए के लेफ्ट में कौन है, बी है, यहाँ भी तो ए के लेफ्ट में बी है। तो ये दोनों कंडीशन एक हो गई। ए के लेफ्ट साइड में ही तो बैठा है बी, चाहे आप इस बी को थोड़ा सा पास ले आए या दूर ले जाएं, लेकिन वो ए के लेफ्ट साइड में ही माना जाएगा ना। और इसमें भी देखिए ए के लेफ्ट साइड में ही बी है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कंडीशन एक जैसी मानी जाएगी। यहाँ पर बी जो है वो क्या होगा, देखिए ए के लेफ्ट हैंड साइड में माना जाएगा। आप चाहे कैसे ही सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, रेंडमली कैसे ही बिठा दीजिए। यहां पर देखिए आप पास पास बिठा दें, देखिए गोल मेज है, यहां भी ए के लेफ्ट में ही है। और देखिए अगर यहां पर देखिए हम रेंडमली देखिए ए को यहां ले लिया, बी को यहां ले लिया, तो भी आप देख सकते हैं ए के लेफ्ट साइड में ही है, बी कहां बैठा हुआ है, ए के लेफ्ट साइड में। और कोई सा भी केस आप ले लीजिए, ए को यहां बिठा दिया, बी को यहां बिठा दिया। अब आप चेक करके देखें तो बी क्या है, ए के लेफ्ट साइड में ही है। हर बार बी यहां पर ए के लेफ्ट साइड में ही बैठा हुआ है। चाहे आप कोई सी भी कंडीशन ले लीजिए, रेंडमली इनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसे ही कर लीजिए, तो 2 व्यक्ति जब बैठते हैं तो ए के लेफ्ट साइड में आपको हमेशा बी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी कंडीशन एक जैसी हो गई। तो यहाँ 2 व्यक्तियों को भी हम देखिए एक तरीके से ही बिठाएंगे। ये देखिए डिफरेंट कंडीशन नहीं मानी जाएगी, ये सब एक ही कंडीशन है, क्योंकि सभी में देखिए ए के लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। हम राइट साइड में भी देख सकते हैं, हालांकि ए के राइट साइड में भी बी है ना। तो फिर ए के राइट साइड में बी है तो सभी कंडीशंस में आपको ए के राइट साइड में बी मिलेगा। हाँ, जब देखिए जब एक लाइन में हम बैठते हैं, लाइन में देखिए ए बी इस तरह से बैठे हुए हैं और यहाँ पर बी ए है ना, 2 व्यक्ति इस तरह से बैठे हैं, तो ए के लेफ्ट साइड में यहाँ पर बी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वह ए के राइट साइड में हो जाता है। लेकिन देखिए जब सर्कुलर परमुटेशन की बात आती है, वृत्तीय क्रमचय की बात आती है, गोल मेज की बात आती है, तो यहाँ पर ये सब कंडीशन एक जैसी मानी जाएगी। चलिए 2 व्यक्तियों की बात हो गई।
अब हम आते हैं 3 व्यक्तियों पे। चलिए 3 चेयर हम लगा देते हैं। हमने 3 चेयर लगा दी ए, है ना, 3 चेयर हम लगा देते हैं। देखिए 1 2 3, क्योंकि 3 व्यक्ति की बात कर रहे हैं। 3 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट करना हमें एक राउंड टेबल पे। तो 3 स्थानों पर हमें 3 कुर्सियों पर उन्हें हमें बिठाना है। माना कि इस तरह की पोजीशन है। अब देखिए यहाँ ए को बिठा दिया, यहाँ बी को, यहाँ सी को। हम लोकेशन चेंज कर देते हैं इनकी, है ना, जो भी पोजीशन है वो बदल देते हैं। ए को यहाँ बिठा दिया, सी को यहाँ और बी को यहाँ। अब देखिए यहाँ पर और कितनी स्थितियां हैं। देखिए पहले तो इस पॉइंट पे आप ए को फिक्स कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा देखिए इसको छोटा कर देते हैं। और ये वाली जो कंडीशन है देखिए, ये लीजिए, ये हो गई देखिए फर्स्ट कंडीशन। एक कंडीशन ये है, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे ए को बिठा दीजिए और यहाँ बी सी या फिर सी बी। अब देखिए इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे हम यहाँ पर ऊपर बी को भी तो बिठा सकते हैं ना। यहाँ पर यदि हमने बी को बिठा दिया और यहाँ ए को बिठा दिया, यहाँ सी को बिठा दिया। अब देखिए और कंडीशन हम देख लेते हैं। यहाँ ऊपर जब बी बिठाएंगे तो इस तरफ देखिए यहाँ सी आ सकता है और इस वाली चेयर पे ए आ सकता है। हम जितनी भी कंडीशन है सभी कंडीशंस पे हम फोकस करेंगे। देखो ठीक है, ऊपर हमने ए को बिठाया और इधर देखिए बी और सी आपस में क्या करेंगे, मूवमेंट कर सकते हैं, है ना, आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं। ऊपर यदि बी बिठाया तो यहाँ पर ए और सी आपस में स्थान बदल सकते हैं। और यदि ऊपर सी भी तो बैठ सकता है ना, तो ऊपर हम सी को बिठा देते हैं। ऊपर हम किसको बिठा देंगे, सी। तो यहाँ पर ए और बी आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं। ये लीजिए। अब इसके अलावा कोई केस नहीं है। जब 3 चेयर आप लगाओगे किसी राउंड टेबल के चारों ओर, तो देखिए 3 व्यक्तियों को बिठाने के यही तरीके हैं। हर एक कंडीशन हमने ले ली है। अब यहाँ पर देखिए, और वैसे भी देखिए 3 व्यक्तियों को जब हम बिठाते हैं तो टोटल कितने केस, 3 कुर्सियां हैं और 3 व्यक्ति हैं, तो टोटल 3p3। हमने ऑर्डर को भी यहाँ पर महत्व दे दिया, क्रम को भी महत्व दे दिया। और वैसे भी सिटिंग अरेंजमेंट में क्रम का तो महत्व होता है। ठीक है, तो 3p3 दैट इज फैक्टोरियल 3 और ये 6 केस। तो टोटल 6 केसेस हमने ले लिए, इसके अलावा कोई केस नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पर गोल मेज के चारों तरफ जब हम इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशंस बिल्कुल सेम आ जाती हैं। कुछ तो सेम होगी। देखिए यहाँ देखिए ए के लेफ्ट में कौन है, देखिए सी है। और ऐसी कंडीशन और भी मिलेगी। देखिए ये तो ए के राइट में है, यहाँ देखें तो ए के लेफ्ट में। इन दोनों कंडीशन को आप देखिए तो देखिए यहाँ पर इसमें ए के लेफ्ट में सी है और राइट में बी है। और यहाँ भी देखिए ए के लेफ्ट साइड में सी है और राइट साइड में बी है। तो ये तो एक ही कंडीशन हो गई ना। ए के लेफ्ट में कौन है, ए के लेफ्ट में सी है, इधर भी ए के लेफ्ट में सी है और राइट साइड में बी है, यहाँ भी ए के राइट साइड में कौन है, बी है। तो ये दोनों एक ही कंडीशन मानी जाएगी, तो इसे डबल काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसकी जगह ये काउंट हो गई। अब देखिए हम चलते हैं इस वाली कंडीशन पे। ए के राइट साइड में कौन है, सी, और लेफ्ट साइड में कौन है, बी। तो यहाँ पर देखिए ए के राइट साइड में सी और लेफ्ट साइड में बी, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन बिल्कुल सेम हो गई। तो दोनों काउंट नहीं होगी, ये हटा देते हैं और ये वाली कंडीशन हम काउंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए के राइट साइड में कौन है, बी, और लेफ्ट साइड में कौन है, सी। तो ए के राइट साइड में तो बी, ये वाली कंडीशन, तो ये और ये बिल्कुल सेम हो गई। आप कंपेयर करके देखिए यहाँ पर ए के राइट साइड में कौन है, बी है, और यहाँ भी ए के राइट साइड में कौन है, बी है, और लेफ्ट में कौन है, सी, और यहाँ भी ए के लेफ्ट में कौन है, सी। तो ये और ये भी सेम हो गई, तो ये यहाँ काउंट हो गई, तो ये वाली हटा देंगे। अब इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पर देखिए ए आएगा, है ना। एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे बैठ सकता है। अब देखिए हम इस कंडीशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए के लेफ्ट में कौन है, बी, और यहाँ आप देख सकते हैं ए के लेफ्ट साइड में कौन है, बी। देखिए लेफ्ट राइट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। इन सब का मुंह देखिए इस तरफ है,
इस तरफ चेहरा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आपको लेफ्ट और राइट में देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए के लेफ्ट साइड में बी है, इस कंडीशन में भी ए के लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है, बी, और राइट साइड में कौन है, सी। तो ये और ये तो एक जैसी कंडीशन हो गई, तो डबल से काउंट क्यों करेंगे, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दो ही स्थितियां बचेगी। 3 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर बिठाने के कुल तरीके होते हैं 3p3 फैक्टोरियल 3। टोटल केस हमने देख लिए, टोटल कितने केस हैं, 6 हैं, वो ये रहे। अब इनमें से देखिए ये 4 तो रिपीट हो गए, तो यहाँ पर कितने केस हो गए, केवल 2 केस। तो यहाँ पर देखिए जब 3 व्यक्तियों को हमने बिठाया तो देखिए उसके कितने तरीके हुए, 2 तरीके। चलिए अब देखिए हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको भी देखिए रिमूव कर देते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति को हमने एक तरीके से बिठाया, 2 व्यक्ति कितने तरीके से बैठ सकते हैं, एक ही तरीका है। 3 व्यक्ति 2 तरीकों से बैठ सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसको इधर देखें, यहां इसको हम लिख सकते हैं देखिए फैक्टोरियल 0, और यहां लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1, और ये हो जाता है देखिए फैक्टोरियल 2। तो देखिए एक व्यक्ति कितने तरीकों से बैठ सकता है, फैक्टोरियल 0 तरीके से, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 व्यक्तियों को जब बिठाया जाता है गोल मेज के चारों ओर, किसकी बात कर रहे हैं हम, राउंड टेबल की बात कर रहे हैं। तो देखिए उसको कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, फैक्टोरियल 1 तरीके से, और 3 व्यक्तियों को देखिए फैक्टोरियल 2 तरीकों से, है ना। और इसी तरह से अगर हम n व्यक्तियों की बात करें तो देखिए इसमें से एक कम कर दीजिए, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। n व्यक्तियों की बात करें तो n व्यक्तियों को हम फैक्टोरियल n-1 तरीकों से हम बिठा सकते हैं। अब देखिए इसको हम सिंपली प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए हालांकि देखिए इसी रिजल्ट को हमने जनरलाइज किया है। अब देखिए यहाँ पर अलग तरीके से हम इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति को कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, एक व्यक्ति को देखिए, एक मिनट यहां देखें आप, देखिए एक व्यक्ति को बिठाना है, एक व्यक्ति को तो आप कैसे ही बिठा सकते हैं, एक ही तरीके से हम बिठा सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक व्यक्ति को तो आप कहीं भी बिठा दीजिए, ये लीजिए, एक व्यक्ति को तो कहीं भी बिठा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही तरीका होगा। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल n व्यक्ति हैं। n व्यक्ति में से एक व्यक्ति तो आप कैसे ही बिठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए n व्यक्तियों के 2 पार्ट हम करेंगे, इसमें से एक व्यक्ति निकाल लेंगे और एक n- अलग निकाल लेंगे। तो देखिए n व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट करना है, सबसे पहले हम एक व्यक्ति का सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद हम बचे हुए व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। तो n में से एक व्यक्ति निकाल लेंगे तो बचे हुए व्यक्ति कितने होंगे, यहाँ पर n-1। तो देखिए इन n व्यक्ति में से इस एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति मान लीजिए वो a है, तो इसको हमने बिठा दिया। तो इस एक व्यक्ति को बिठाने के कितने तरीके हो गए, देखिए अभी हमने देखा एक व्यक्ति तो एक तरीके से ही बैठ सकता है। अब देखिए अब बचे हुए n-1 व्यक्ति कितने तरीकों से बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे तो जो n-1 व्यक्ति बचेंगे, एक व्यक्ति यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, उसे बिठा दिया, कितने तरीकों से, एक तरीके से, और बचे हुए जो n-1 व्यक्ति हैं उनको यहीं तो बिठाएंगे कहीं भी। अब ये आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं, ये आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, कितनी मूवमेंट हो रही है, कितने व्यक्तियों में मूवमेंट हो रही है, n-1 व्यक्तियों में। और n-1 व्यक्तियों में जब मूवमेंट होगी तो वहां पर टोटल कितने परमुटेशन होंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएंगे फैक्टोरियल n-1, है ना। जब 2 वस्तुओं में आपस में देखिए मूवमेंट होती है तो वहां पर फैक्टोरियल 2 केसेस बनते हैं। ए बी में जब मूवमेंट होगी तो देखिए ए बी और बी ए कितना होगा, ये 1 और 2 किसके इक्वल हो गए, फैक्टोरियल 2। ए बी सी में जब मूवमेंट होगी तो देखिए ए बी सी, ए सी बी, ए को फिक्स कर लीजिए, बी के साथ देखिए ए सी और बी के साथ सी है। पहले पॉइंट पे सी को फिक्स करो तो सी ए बी और सी बी ए, टोटल कितने केस हो गए, ये 6। तो 3 वस्तुओं में जब आपस में मूवमेंट होती है, वो आपस में स्थान बदलती है, तो वो कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल 3, जो किसके इक्वल होता है, देखिए 6, है ना, 6 के इक्वल, और ये 6 केस हमें मिल गए। इसी तरह यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति को तो हम एक तरीके से बिठा देंगे, बाकी बचे हुए जब n-1 व्यक्तियों की बारी आएगी तो वो आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं, यानी उनमें मूवमेंट हो सकती है। तो उनमें जो मूवमेंट होगी तो वो कितने तरीकों से होगी,
n-1 फैक्टोरियल n-1 तरीकों से। तो देखिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट देखिए इस तरह से हुआ है, एक व्यक्ति एक तरह से बैठा और बचे हुए n-1 व्यक्ति इतने तरीकों से बैठे। तो देखिए कुल तरीके कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक व्यक्ति को बिठा दिया और बचे हुए n-1 व्यक्तियों को भी बिठा दिया। जहां और आ जाता है, एंड आ जाता है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का, है ना। आपको मैंने फंडामेंटल थ्योरम बताई थी किसकी, काउंटिंग सिस्टम की। गणना का आधारभूत सिद्धांत यही कहता है n व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति को एक तरह से बिठाया और बचे हुए n-1 व्यक्तियों को हमने फैक्टोरियल n-1 तरीके से हमने बिठा दिया। तो कुल बिठाने के जो तरीके होंगे 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, दैट इज कितना हो जाएगा फाइनली, फैक्टोरियल n-1। इसको आप सोल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल n-1 हमें मिल जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी बातें हमने देखी, ये सब 11th क्लास का मेथड है। देखो जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो देखिए कोई भी बात हम समझते हैं तो देखिए बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखिए रटने वाली बात कहें तो देखिए सिंपली आप ध्यान रख सकते हो, n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बिठाने के जो कुल तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। लेकिन क्यों होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ सोचना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए n व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल n-1 तरीकों से बैठ जाएंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए दो विशिष्ट व्यक्ति, दो स्पेशल पर्सन, यहां पर देखिए एक साथ बैठने के विपक्ष में संयोगानुपात हमें ज्ञात करना। व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट दैट टू पर्टिकुलर पर्सन्स सिट टुगेदर। तो यहाँ पर दो पर्टिकुलर पर्सन है जो पास पास बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, उस इवेंट के विपक्ष में, उसके अगेंस्ट में हमें ऑड्स निकालना है, संयोगानुपात निकालना है। और देखिए संयोगानुपात मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम टोटल केस निकाल लेते हैं। तो लिखिए आप n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर तो देखिए चारों ओर बैठाने के जो कुल तरीके हैं कितने होते हैं, देखिए अभी हमने देखिए काफी डिटेल में डिस्कस की है, वो हो जाएंगे देखिए फैक्टोरियल n-1। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट, n व्यक्ति हैं, गोल मेज के चारों ओर हमने उन्हें बिठा दिया है। अब उसके बाद देखिए यहां पर देखिए एक इवेंट की हमें क्या निकालनी है, यहां पर ओड्स। जब भी देखिए ओड्स की बात आती है, संयोगानुपात की बात आती है, तो वो किसी न किसी इवेंट के फेवर में होता है या फिर उसके अगेंस्ट में होता है, किसी घटना के पक्ष में होता है या फिर विपक्ष में होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें घटना देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए ओड्स होता क्या है, पक्ष में क्या होता है, देखिए ए के फेवर में जो संयोगानुपात होता है वो ये होता है, और ए के विपक्ष में संयोगानुपात क्या हो जाता है, ये हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में काफी डिटेल में बताया है। तो ये तो देखिए ओड्स इन फेवर, और ये हो जाता है देखिए ओड्स इन अगेंस्ट, है ना। और किस इवेंट्स के फेवर में, इवेंट ए की बात कही जा रही है, इवेंट ए के फेवर में ये होता है, और इवेंट ए के अगेंस्ट में, उसके विपक्ष में ये होता है संयोगानुपात। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, एक इवेंट है उसके विपक्ष में, है ना, ओड्स इन अगेंस्ट, घटना के विपक्ष में हमें संयोगानुपात निकालना है। दैट इज यहां पर हमें क्या निकालना है, पी ए बार अपॉन पी ए। और ए क्या है यहाँ पर, घटना ए क्या है, दो विशिष्ट व्यक्तियों का एक साथ बैठना। दो पर्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठेंगे, टोटल तो एन बैठे हुए हैं, एन को तो बिठा दिया, एन व्यक्ति तो इतने तरीकों से बैठ गए। अब उनमें एक स्पेशल केस हम देख रहे हैं, दो पर्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठ रहे हैं, तो उनकी कितनी फेवरेबल कंडीशंस होगी। तो यहां पर मान लेते हैं, माना ए क्या है, ए इज एन इवेंट, और वो कौन सी इवेंट है, देखिए दो विशिष्ट व्यक्तियों का एक साथ बैठना।
तो देखिए दो विशिष्ट व्यक्ति जब एक साथ बैठेंगे तो उस इवेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है, दो विशिष्ट व्यक्तियों का एक साथ बैठना, दो पर्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इस सिंबल का आपको अब ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए इसकी कितनी फेवरेबल कंडीशंस होगी। अब यहाँ पर देखिए वही सर्कुलर परमुटेशन हमें यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति कहाँ बैठेंगे, पास पास बैठेंगे। ये लीजिए टोटल कितने हैं, देखिए एन। सबसे पहले तो हम दो व्यक्तियों को बिठाएंगे, वो स्पेशल है, विशेष व्यक्ति हैं, वो तो पास पास बैठेंगे, है ना। काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है उसमें, है ना, दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप है, तो पास पास ही बैठेंगे वो। अब क्या करें, तो पास पास हमें बिठाना है, सबसे पहले वही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इवेंट पे हमें फोकस करना पड़ेगा। इवेंट क्या है, दो विशिष्ट व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर देखिए सिट टुगेदर एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमने उनको क्या किया, पास पास बैठा दिया। तो टोटल कितने थे, देखिए टोटल एन थे। तो एन में से दो को तो फर्स्ट टाइम तो हम दो को बिठाएंगे और बाद में हम बचे हुए किसको बिठाएंगे, देखिए एन माइनस 2%। तो देखिए एन व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को हमने बिठा दिया कि तुम पास पास बैठ जाओ, तुम विशिष्ट हो, आपस में अच्छी फ्रेंडशिप है, पास पास ही बैठना है तुम्हें। तो दो को तो हमने बिठा दिया। अब बचे कितने, अब बचे हुए कितने व्यक्ति होंगे, एन माइनस 2 व्यक्ति, उनको भी बिठाना है। तो दो स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहली स्टेप में उनको बिठा दो जो पर्टिकुलर है, विशेष है, तो दो विशेष व्यक्तियों को बिठाया और उसके बाद हमने बचे हुए एन माइनस 2 व्यक्तियों को भी बिठा दिया। अब इसके कुल तरीके हमें निकालने हैं। तो देखिए दो व्यक्ति कैसे बैठेंगे, तो दो व्यक्ति यहां पर देखिए इस तरह से बैठ सकते हैं या फिर इस तरह से भी बैठ सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए दो व्यक्ति की बात कही जा रही है और दो के साथ यहां पर एन माइनस 2 व्यक्ति भी बैठेंगे। तो यहां पर देखिए दो व्यक्तियों को यहां बैठाएंगे, तो यहां पर देखिए इसको हम यहां पर दो व्यक्तियों को हम फिक्स कर देंगे। तो यहां पर देखिए ये अपना आपस में स्थान बदल सकते हैं, कितने तरीकों से, ये बैठेंगे देखिए फैक्टोरियल 2 तरीकों से, और ये जो बचे हुए एन माइनस 2 व्यक्ति हैं ये भी आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं। तो कितने तरीकों से, देखिए फैक्टोरियल एन माइनस 2। यहां पर देखिए हमें दो स्थितियां क्यों काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर देखिए ए बैठा हुआ है, यहां पर बी बैठा हुआ है। सपोज कीजिए यहां पर जेड है, तो देखिए बी के लेफ्ट में कौन है, जेड। अगर ये दोनों आपस में स्थान बदल लेंगे तो जेड फिर ए के लेफ्ट में आ जाएगा। तो देखिए कंडीशन अलग अलग माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति कितने तरीकों से बैठेंगे, फैक्टोरियल 2 तरीकों से, और बचे हुए एन माइनस 2 व्यक्ति कितने तरीकों से बैठेंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल एन माइनस 2 तरीकों से। तो टोटल कितने हो गए, देखिए दो व्यक्ति को इस तरह से बैठाया और बचे हुए एन माइनस 2 को हम इतने तरीकों से बैठा सकते हैं। तो देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर देखिए जैसे दो व्यक्ति पास पास बैठे हैं, हमेशा पास पास बैठेंगे, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उसे आप फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्तियों को यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया। तो ये यहाँ पर जब ये फिक्स हो जाएंगे तो बचे हुए स्थानों पर जो भी बचे हुए व्यक्ति होंगे एन माइनस 2, वो तो अपना आपस में स्थान बदल सकते हैं। कितने तरीकों से, फैक्टोरियल एन माइनस 2 तरीकों से। और ये भी तो आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं, वो कितने तरीकों से, फैक्टोरियल 2 तरीकों से। तो देखिए यहाँ पर फाइनल जो टोटल फेवरेबल केस होंगे वो हम निकाल लेंगे। तो लिखिए आप यहाँ पर, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए घटना ए की जो अनुकूल स्थितियां हैं, यानी दो व्यक्तियों को पास पास बिठाने के जो कुल तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे, देखिए फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2। कितनी आसान सी कैलकुलेशन है। अब यहां पर देखिए टोटल कितनी कंडीशन से है, फैक्टोरियल एन माइनस 1। एन व्यक्तियों को इतने तरीकों से बिठाया जाता है, लेकिन जब दो व्यक्ति विशिष्ट हो, पर्टिकुलर 2 पर्सन पास पास बैठ जाएं तो फिर इतने केस होंगे। तो ये तो हो गई देखिए घटना की अनुकूल स्थितियां, ये हो गई कुल स्थितियां। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ए हम निकाल सकते हैं। तो लिखें आप, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए इक्वल,
हम इस इवेंट की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ए का मतलब क्या है, दो व्यक्तियों के पास पास बैठना, ठीक है, दो व्यक्तियों का पास पास बैठना, विशिष्ट व्यक्तियों का एक साथ बैठना। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए टोटल कितने केसेस हैं यहाँ पर, टोटल तो है देखिए फैक्टोरियल n-1, और ये कितने हैं देखिए फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। तो यहाँ पर देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये तो हमने प्रूफ भी किया है। देखिए होता क्या है, जब n व्यक्ति, क्योंकि पहले एक स्थान तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, जब n व्यक्ति होते हैं तो एक व्यक्ति को हम पहले बिठा देते हैं, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर वो एक व्यक्ति इतने तरीकों से बैठेगा, और जो n-1 व्यक्ति बचे गोल मेज के चारों ओर, ठीक है, एक व्यक्ति हमने फिक्स कर दिया, एक व्यक्ति यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, कितने तरीकों से, फैक्टोरियल 1 तरीकों से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हालांकि एक ही होगा, और बचे हुए स्थानों पर जब n-1 व्यक्ति होंगे तो वह फैक्टोरियल n-1 तरीके से बैठ सकते हैं। तो फाइनली देखिए कुल स्थितियां इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाती है, तो वो कितनी आएगी देखिए फाइनली फैक्टोरियल n-1। तो n व्यक्तियों को जब हम चारों ओर बिठाते हैं तो इतने तरीके होते हैं। अब जब दो व्यक्ति पास पास बैठ जाएं तो यहाँ पर देखिए इस 1 की जगह देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति बिठाएंगे, तो ये दो व्यक्ति तो यहाँ फैक्टोरियल 2 तरीकों से बैठेंगे, और यहाँ भी एक कम हो जाएगा। देखिए जब यहाँ दो व्यक्ति बैठ जाएंगे तो फिर कितने बचेंगे, फिर तो n-2 बचेंगे, तो वो कितने तरीकों से मूवमेंट कर सकते हैं, फैक्टोरियल n-2 तरीकों से। तो यहाँ कुल मिलाकर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और देखिए ये तो सब बेसिक बातें हैं 11th स्टैंडर्ड की है। चलिए यहाँ पर घटना ए की प्रायिकता हमने निकाल ली, और यहाँ घटना ए की प्रोबेबिलिटी क्यों निकाली, क्योंकि इसी का तो हमें ओड्स निकालना, इसी के अगेंस्ट में, इसी घटना के विपक्ष में हमें क्या निकालना है, संयोगानुपात। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देखिए ये फैक्टोरियल 2 हो जाता है। अब देखिए इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, ये बड़ा है, कहाँ चला गया देखिए, अच्छा यहाँ। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ओपन करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, आउट कर देंगे, तो यहाँ पर तो देखिए फैक्टोरियल n-2 है। आप जैसे ही इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-2। ये भी बहुत छोटी सी बात है देखिए, है ना, इसको आउट करेंगे एक कम हो जाता है ना, सिंपल सी फैक्टोरियल की थ्योरी है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ ये आपस में कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है, 2/n-1। अब आगे हम बढ़े, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे देखिए प्रोबेबिलिटी ए बार, क्या हो जाएगी देखिए, ये 2/n-1, तो हम 1 माइनस क्या कर देंगे, तो वैसे आपको पता होना चाहिए, देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए 1 माइनस 2/n-1, तो यहाँ पर देखिए n-3 कितना हो जाएगा, n-1। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ए बार हमने कैलकुलेट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ओड्स इन अगेंस्ट, है ना, विपक्ष में संयोगानुपात, किसके विपक्ष में, इस घटना ए के विपक्ष में। तो लिखिए आप घटना ए के विपक्ष में संयोगानुपात क्या हो जाएगा, देखिए घटना ए के जो विपक्ष में संयोगानुपात होगा वो कितना होगा, और इस पे तो देखिए काफी बेसिक वीडियो मैंने बनाए हैं, देखिए P(a) ओड्स इन अगेंस्ट में, और देखिए फेवर की बात होती है तो ये आपस में पलट जाते हैं, P(a)(P(a)), ठीक है। चलिए यहाँ पर हम सोल्व करें तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए बार कितना है, n-3/n-1, और इंटू प्रोबेबिलिटी ए 2/n-1, तो ये कितनी हो जाएगी देखिए n-1/2, और फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा देखिए n-3/2, जिसे हम ए से भी लिख सकते हैं। ये एक रेशो होता है देखिए, और यही है देखिए फाइनल आंसर। कितना आसान सा तरीका है, n व्यक्ति हैं, कुल तरीके ये होते हैं, n व्यक्तियों में से दो व्यक्ति पास पास बैठे हैं,
कुछ विशेष व्यक्ति एक साथ बैठे हैं तो उनको बिठाओ ना, उनको बिठाने के तो फैक्टोरियल 2 तरीके हो गए, तो बचे हुए n-2 होंगे, वो कितने तरीकों से बैठेंगे, वो n-2 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ सकते हैं। तो कुल तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, बिल्कुल बेसिक सी मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर देखिए हमने घटना के विपक्ष में संयोगानुपात हमने निकाल लिया, घटना के पक्ष में अगर आ जाए, घटना के पक्ष की बात कही जाए तो ये आपस में बदल दीजिए, फेवर में ओड्स बदल दीजिए, और ये है देखिए अगेंस्ट में। तो देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिफाफे हमें भेजने हैं, लिफाफों वाला प्रश्न है, 8 पत्र हैं, है ना, और 8 लिफाफे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने लेटर हैं, कितने एनवलप हैं, यहाँ पर सब दे रखे हैं, 8 लेटर हैं, और देखिए 8 लेटर्स के साथ यहाँ पर 8 एनवलप हैं, और यहाँ पर देखिए सभी पत्र लिफाफों में रखे जा रहे हैं। तो देखिए 8 तो लिफाफे हैं और 8 पत्र हैं, 8 पत्रों को हमें क्या करना है, देखिए 8 लिफाफों में रखना है, तो कितने तरीकों से रख सकते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ लेटर है ना, पत्र कितने हैं, L1 L2 L3, और एनवलप कितने हैं, लिफाफे हैं E1 E2 और E8, है ना, 8 पत्र हैं, 8 लिफाफे हैं। इस तरह से हमें देखिए टोटल केस यहाँ पर निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये एनवलप आप फिक्स कर दीजिए, है ना, लिफाफे रख लीजिए, एक टेबल पे आपने लिफाफे रखे, और यहाँ पर देखिए इन लिफाफों में हमें क्या करना है, ये पत्र हमें रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें रख दीजिए, ये इसमें रख दीजिए, ये इसमें रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 8 लिफाफों में ये 8 पत्र क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, कभी L2 इधर हो जाएगा, कभी L1 उधर हो जाएगा, इस 8वें पत्र को इधर रखें, पहले पत्र को उधर रखें। तो 8 लिफाफों में कौन मूवमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सब पत्र, ये जितने भी लेटर हैं एनवलप में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल कितनी कंडीशंस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 8 जगह मूवमेंट हो रही है, और 8 जगह मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर कितने तरीकों से होगी, फैक्टोरियल 8। 8 पत्र को 8 लिफाफों में रखने के कुल तरीके जो होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल 8, कॉमन सी बात है। और वैसे भी देखिए अगर हम इसको 2 के लिए देखें, जैसे 2 तो पत्र हैं, 2 लेटर हैं L1 L2, और 2 क्या है, लिफाफे हैं, 3 ले लेते हैं, चलो 2 ही बहुत है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें रखना है, तो देखिए L1 को E1 में रख दीजिए, ठीक है, और देखिए L1 को E1 में, और साथ में देखिए L2 को किस में रख दीजिए, E2 में रख दीजिए। एक केस तो ये बन गया, ये लीजिए, एक कंडीशन हमने इस तरह से यहाँ पर बना ली है। L1 ये इसमें रख दिया, ये इसमें रख दिया, अब थोड़ी सी कंडीशन बदल दीजिए, आप चाहें तो ये इसमें रख दीजिए, ये इसमें रख दीजिए, L1 को E2 में रख दीजिए, और L2 को किस में रख दीजिए, E1 में। तो देखिए एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, तो इस तरह से 2 ही कंडीशन होगी, L1 इसमें जाएगा, L2 इसमें जाएगा, या फिर L2 L1 आपस में इस तरह से बदल दीजिए, तो 2 केस होंगे। तो 2 पत्र जब 2 लिफाफों में रखे जाते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीके होते हैं। 3 पत्र को 3 लिफाफों में रखोगे तो कितने केस होंगे, टोटल फैक्टोरियल 3, और 8 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे देखिए फैक्टोरियल 8। तो बिल्कुल सिंपल सी देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स है। अब हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले टोटल केस की हम बात कर लेते हैं। लिखिए आप, वी नो दैट 8 पत्रों को 8 लिफाफों में रखने के कुल तरीके कितने टाइप से रख सकते हैं, देखिए 8P8, दैट इज फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 कितना होता है, देखिए ये तो आपको कुछ रिजल्ट तो डायरेक्ट ध्यान रखने पड़ते हैं, 1 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। तो ये लीजिए कितना होता है, 40 320। अब यहाँ पर देखिए इवेंट की हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सभी पत्रों के सही लिफाफों में न रखे जाने की प्रायिकता। देखिए सभी पत्र सही लिफाफों में नहीं जाना चाहिए,
तो देखिए यहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट हम लेंगे, इसकी कंट्रोवर्सी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ समझें। वी नो दैट सभी पत्र सही लिफाफों में न रखे जाने की प्रायिकता। ये लीजिए, तो देखिए सभी पत्र सही लिफाफों में नहीं जाना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। सभी पत्र सही लिफाफों में नहीं जाना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे केस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस करते हैं। मैंने आपको बताया था 1 माइनस करते ही देखिए जो स्टेटमेंट है वो जस्ट कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट में बदल जाता है। सत्य बोलने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस असत्य बोलने की प्रायिकता। जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस हारने की प्रायिकता। तो जैसे हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टेटमेंट बदल जाता है, जस्ट उसका कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हमें मिल जाता है। तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए सभी पत्र सही लिफाफों में न जाएं, इसका मतलब क्या है, सभी पत्र सही लिफाफों में चले जाएं। तो क्या कहेंगे, 1 माइनस सभी पत्र सही लिफाफों में होने की प्रायिकता। तो देखिए यहां पर कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान और बहुत ही मजेदार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सभी पत्र सही लिफाफों में नहीं जाना चाहिए, जितने भी लेटर है वो सही एनवलप में नहीं जाना चाहिए। तो क्या करें, 1 माइनस कर दें। तो सभी पत्र सही लिफाफों में नहीं जाने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस इसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट, इसका जस्ट इनवर्स, है ना, इनवर्स भी हम कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट ज्यादा बेस्ट है। तो जस्ट इसका कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हम देखें तो वो ये रहेगा, सभी पत्र सही लिफाफों में चले जाएं। अब देखिए टोटल 8 पत्र हैं, 8 पत्रों को 8 लिफाफों में रखना है, सही सही रखना है। तो एक ही तरीका होगा, तरीका चेंज तो पत्र गलत जगह पहुंच जाएगा, गलत लिफाफे में चला जाएगा। तो यहां पर देखिए 8 पत्र यदि 8 लिफाफों में रखे जाएं तो सही सही रखे जाएं तो एक ही कंडीशन होगी। तो यहां पर इसकी जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो कितनी होगी, देखिए 1 आउट ऑफ टोटल कितनी है, देखिए फैक्टोरियल 8, टोटल कितनी है यहाँ पर, फैक्टोरियल 8। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस और फैक्टोरियल 8 कितना है, देखिए 40 320। इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए कितना मिलेगा, ये लीजिए, और यही है देखिए फाइनल आंसर, है ना। डिवाइड नहीं करना है, हाँ डिवाइड करके टाइम खराब नहीं करना है, यही है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट कितना मिला है, 40,319 बटा 40,320, यही है देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखिए 1 माइनस करने से क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट होता है जस्ट उसकी कंट्रोवर्सी कंडीशन हमें मिल जाती है। सभी पत्रों को सही लिफाफों में न रखे जाने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस सभी पत्रों को सही लिफाफों में रखे जाने की प्रायिकता। और जब सभी पत्र सही लिफाफे में जाएंगे तो उसकी जो अनुकूल स्थितियां होगी, जो फेवरेबल कंडीशन होगी, वो ओनली 1 होगी। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था देखिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए ये ताश के पत्तों वाला एक क्वेश्चन है, तो बहुत ही मजेदार है। देखिए ताश के 52 पत्ते हैं, टोटल कितने कार्ड हैं, 52। और यहाँ पर एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता खींचा जाता है, इसके बादशाह का पत्ता आने के पक्ष में, बादशाह का पत्ता आने के पक्ष में संयोगानुपात, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए व्हाट आर द ओड्स
इन फेवर दैट इट इज द कार्ड ऑफ ए किंग। यहाँ पर देखिए किंग वाला जो कार्ड है उसके फेवर में और हमें निकालना है, संयोगानुपात निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पर देखिए 52 पत्तों से एक पत्ता खींचा गया है, 52 पत्तों से एक पत्ता। तो टोटल केस कितना हो जाएंगे, ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता चलिए 52 पत्तों से एक पत्ता हमें निकालना है, और एक पत्ता निकालने के जो कुल तरीके होते हैं वो तो 52 ही होते हैं, कॉमन सी बात है ना। 52 पत्तों से एक पत्ता निकालना है तो देखिए 52C1, और ये होता है देखिए 52। अगर कॉम्बिनेशन थ्योरी के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 52C1, और फाइनली हमें कितना मिलेगा, 52 ही मिलेगा। चलिए तो ये तो देखिए टोटल केसेस हो गए। एक्सपेरिमेंट को समझें, 52 पत्ते हैं, एक पत्ता निकाला, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, और यहाँ पर ऐसे कितने केसेस होंगे, इसके टोटल आउटकम्स होंगे 52। अब देखिए बादशाह का पत्ता आने के पक्ष में घटना क्या है, देखिए बादशाह का पत्ता आना है ना, किंग कार्ड हमें मिलना। तो यहाँ पर देखिए इसके फेवर में हमें क्या चाहिए, और चाहिए, इसके पक्ष में संयोगानुपात चाहिए। तो देखिए संयोगानुपात जब भी आप निकालो, और से जब भी निकालो, जिस भी इवेंट का निकालो, उसको पहले सबसे पहले ए मान लीजिए। जब भी आप देखिए किसी भी घटना के पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, आप संयोगानुपात निकाल रहे हो, और निकाल रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उस घटना को आप किसी सिंबल से डिनोट करें। ये बात ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो मान लेते हैं ए क्या है, देखिए बादशाह के पक्ष में, तो क्या लिखेंगे हम, ए क्या मानेंगे, देखिए घटना ए क्या हो जाएगी, बादशाह का पत्ता प्राप्त होना। तो देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगी, बताओ तब प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगी, बादशाह का पत्ता प्राप्त होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो तो 4 है ना, 52 पत्तों में 4 ही तो किंग होते हैं, और आउट ऑफ 52 तो देखिए 1/30। तो देखिए बादशाह आने की जो प्रायिकता है वो है, देखिए प्रोबेबिलिटी ए कितनी हो जाएगी, 1/30, और यहाँ पर देखिए 1/13। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ए बार की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए बार क्या हो जाएगी, 1 में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 1/, ये लीजिए। तो बादशाह के पक्ष में है ना, बादशाह आने के पक्ष में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर संयोगानुपात चाहिए। तो सबसे पहले हम एक घटना मानेंगे, और घटना क्या होगी, जो दे रखी है, जिसके पक्ष में या विपक्ष में संयोगानुपात हमें ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए बादशाह, यानी इस घटना के पक्ष में, इसके फेवर में, बादशाह आने के पक्ष में क्या चाहिए, संयोगानुपात। तो देखिए बादशाह के पक्ष में, ऑड्स इन फेवर, तो यहां पर ऑड्स निकाल रहे हैं हम किसके फेवर में, इस इवेंट ए के फेवर में। तो ए के फेवर में देखिए यहां पर ऑड्स इन फेवर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए बार, ये सबसे आसान तरीका है। और अगेंस्ट की बात करें, विपक्ष की बात करें, ये ऊपर आ जाएगा, पी ए नीचे आ जाएगा, छोटी सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना है, देखिए ये है, देखिए 1/13, और ये कितना है, देखिए 12/13। चलिए इसको भी सोल्व कर लीजिए। तो 13 से 13 कैंसिल, और जो कैंसिल है वो आउट है, कैंसिल आउट। तो चलिए ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर 1/12 बचेगा, दैट इज 1/12। यही है देखिए ऑड्स इन फेवर ऑफ दिस इवेंट। इस घटना के पक्ष में संयोगानुपात हमने निकाल लिया है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कौन सा था, देखिए ये वाला, ठीक है, ये तो 11।
चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और आज की इस क्लास का देखिए वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए कुछ डिजिट्स हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, और देखिए यहाँ पर 7 गायब कर रखा है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए 1 से लेकर 6 है, और कितना है देखिए 8 है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए अंक, तो जो भी डिजिट्स हमें दे रखे हैं वो क्या है देखिए 1 2 और देखिए 6 तक है, और 6 के बाद देखिए डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 8 हमें दे रखा है। तो टोटल यहाँ पर देखिए 7 डिजिट्स यहाँ पर देखिए गिवन है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए कभी कभी जल्दबाजी में देखिए यहाँ पर गलती हो जाती, क्योंकि यहाँ पर 7 गायब कर रखा है। ठीक है, हम इनको मान लेते हैं कि ये 8 डिजिट है जल्दबाजी में, तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने हैं देखिए यहाँ पर टोटल 7 है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। तो देखिए ये जो भी डिजिट्स हमें दे रखे हैं इनमें से हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 5 अंकों की संख्या बनाएंगे तो हम इन्हीं में से सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो वो तो हो जाएगी देखिए टोटल कंडीशंस। अब देखिए जो भी 5 अंकों की संख्या बनेगी तो उनके सिरों पर देखिए सम अंक आ जाए। तो देखिए 5 अंकों की जो संख्या बनेगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 5 अंकों की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होगी कि उनके कॉर्नर पे सिरों पे क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए। तो वो हो जाएगी देखिए फेवरेबल कंडीशंस। तो पहले टोटल नंबर्स हम निकाल लेते हैं, टोटल कंडीशंस। तो देखिए यहाँ पर कितने अंक हैं, ये टोटल 7 अंक हैं। लिख लीजिए आप, क्या है, कुल 7 अंक है ना। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देंगे हम, लिखें आप। दिए गए 7 अंकों में से 5 अंकों का चयन करने पर बनने वाली कुल संख्याएं देखिए कितनी संख्याएं बनेगी। यहां पर देखिए टोटल कितने हैं, देखिए 7 डिजिट है, 7 अंक हैं। इन 7 अंकों में से हमें 5 लेना है और उनमें मूवमेंट होना चाहिए। तो उसमें मूवमेंट होगी तो देखिए कितने तरीकों से होगी। यहाँ टोटल 7 है, टोटल 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 7p5, 7p5। और ये कितना होता है देखिए 7 6 5 4 3। चलिए इसको हम बाद में लिख लेंगे, एक ही बात है, फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तब हम बात करेंगे। तो देखिए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी, 7p5। और देखिए कोई सा भी नंबर कहीं भी आ सकता है। अगर इसमें देखिए 0 होता, 0 काउंट होता, तो यहां पर देखिए यहाँ जैसे ही हम 0 को सेलेक्ट करते हैं या 0 को व्यवस्थित करते हैं, तो देखिए वो संख्या फिर 5 अंकों की नहीं रहती है, वह 4 अंकों की रह जाती है, 4 डिजिट नंबर हो जाता है। तो देखिए ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, सभी नॉन जीरो नंबर हमें दे रखे हैं, सभी अशून्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं बनेगा। अदरवाइज ये वाले केस हमें 7p5 से हटाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी अंक हमें दे रखे हैं उनमें से कोई से भी आप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, और पांचों को कहीं भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं, चाहे आप यूनिट एलिमेंट पे या फिर कहीं भी, है ना, किसी भी जगह आप यहाँ पर इसको व्यवस्थित कर सकते हो। कि 5 अंकों की जब भी बात आती है तो यहाँ पर देखिए कितने प्लेस होते हैं, टोटल 5 स्थान होते हैं। कहीं पर भी कोई सा भी अंक आ सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। समस्या कब होगी, जब अब इसमें 0 शामिल होगा, और जब 0 यहाँ पर शामिल होगा और 0 यहाँ आ जाता है तो वो देखिए मामला बिगाड़ देता है। ठीक है, फिर वो संख्या 5 अंकों की नहीं रहती है, 4 अंकों की रह जाती है। तो फिर वो वाले केस इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। छोटी सी बात है, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 5 में से, है ना, इनमें से कोई सा भी डिजिट हम ले सकते हैं और कहीं भी उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इन 7 अंकों में से 5 अंकों का चयन करके 5 अंकों की इतनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट।
क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है, ये टोटल अंक हैं और इनमें से 5 अंक का चयन करके 5 अंकों की संख्याएं बनाई जाती है। जब संख्याएं बनाई जाती है तो संख्याएं बनाने पर क्या होता है, एक इवेंट होती है, कौन सी, उनके सिरों पर सम अंक आने की प्रायिकता। क्या प्रायिकता है कि कॉर्नर पर इवन नंबर आ जाए, क्या प्रायिकता है कि सिरों पर सम संख्या आ जाए। तो सिरों पर सम संख्या हमें लानी है, तो देखिए वो कैसे लाएं। तो देखिए यहां पर हम इसको ऐसे समझेंगे, देखिए यहां पर टोटल कितने स्थान है, 5 स्थान है और इनको यहां पर बिठाना है और हमें संख्याएं बनानी है। अब यहां पर देखिए, देखिए सम संख्या क्या है, यहां पर 2 4 6 8 और विषम संख्या क्या है, देखिए 1 3 5। यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए एक ग्रुप तो ये है, एक ग्रुप ये है, इसमें से देखिए एक तो यहां बैठेगा और एक यहां बैठेगा, क्योंकि कॉर्नर पे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो इन 4 में से यहां 2 अंकों को हमें बिठाना है, 2 अंकों को व्यवस्थित करना है। तो इन 4 सम अंकों में से 2 अंक यहां पर व्यवस्थित होंगे। तो कितने तरीके होंगे, देखिए 4p2। अब देखिए यहां पर इन 4 में से हमने 2 अरेंज कर दिए, कहां पर, एक तो यहां पर और एक यहां पर। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, इतने तरीकों से। अब देखिए 2 और बच गए, 2 तो हमने अरेंज कर दिए है ना, लेकिन इनमें से 2 बच जाएंगे और ये 3 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पर 5 और बचेंगे। अब उन 5 में से 3 को यहाँ पर बिठाना है, कितने तरीकों से, 5p3। और वैसे भी देखिए यहाँ पर अगर आपने 2 और 4 यहाँ पर देखिए अरेंज कर लिया तो 6 8 तो यहाँ कहीं भी आ सकते हैं ना, 2 यहाँ आ गया 4 वहाँ आ गया, तो यहाँ बीच में 6 8 आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से, इन 4 में से 2 को तो यहाँ व्यवस्थित किया, तो कितने तरीके हो गए, 4p2। और यहाँ पर जो भी बचेंगे, अब एक तो ये बचे हुए हैं, 2 यहाँ अरेंज हो जाएंगे इनमें से, तो इनमें से भी तो 2 बचेंगे, तो टोटल कितने बचेंगे, 5। उन 5 में से यहाँ पर 3 स्थानों पर इतने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएंगे, देखिए टोटल केसेस, जब कॉर्नर पे क्या आ जाए, इवन नंबर्स आ जाए, सम संख्या आ जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट भी आप इस बॉक्स से भी कर सकते हो, बता देता हूं देखिए कैसे करोगे, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 5 अंकों की संख्याएं बनानी, यहां पर देखिए 2 4 6 8 1 3 5। देखिए यहां पर देखिए यहां कौन कौन आ सकता है, पहले तो ये देखें, यहाँ 2 4 6 8 कुछ भी आ सकता है। तो देखिए इन 4 में से यहाँ इसको फिलअप करने के कितने तरीके। अब देखिए अलग तरीके से हम देखेंगे, ये तो हो गई देखिए परमुटेशन थ्योरी। अब यहाँ पर देखिए हम बॉक्स से भी इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर कितने डिजिट आ सकते हैं, अनुमान तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 आ सकता है, 6 8 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ इस बॉक्स को फिलअप करने के कितने तरीके हो गए, देखिए टोटल 4 तरीके हो जाएंगे। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। अब देखिए उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ये दोनों ही तो स्पेशल बॉक्स है। सबसे पहले स्पेशल बॉक्स को ही आप फिलअप करें, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर आना चाहिए, है ना, सम संख्या आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन 4 में से किसी एक संख्या को, किसी एक अंक को यहाँ पर 4 तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखिए एक अंक हमने 4 तरीकों से व्यवस्थित कर दिया, इनमें से अब कितने बचे, 3 बचे। उन 3 को यहाँ कितने तरीकों से हम बिठा सकते हैं, 3 तरीकों से हम बिठा सकते हैं, रिपीटेशन नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 2 बॉक्स हमने फुल कर दिए। 2 बॉक्स फुल होने का मतलब क्या है कि 4 में से 2 वस्तुएं हमने व्यवस्थित कर दी, 2 डिजिट यहाँ पर अरेंज कर दिए। अब कितने बचे देखिए, अब इनमें से 2 बचे और ये कितने बचे, टोटल 3 ये है। अब उन 5 में से यहाँ पर 5 तरीकों से हम फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए 3 बॉक्स फिलअप हो गए, टोटल 7 में से 3 वस्तुएं अरेंज कर दी। अब कितनी बची, 4, तो यहाँ 4 तरीकों से। अब कितनी बचेगी, 3, तो यहाँ पर 3 तरीकों से। और इसी को अगर हम देखें तो वही तो है 5p3। और देखिए 4 इंटू 3, ये जो 4 इंटू 3 है वो होता है 4p2। रिजल्ट तो वही आना है, ठीक है। तो कैसे आप समझ सकते हैं, 11वीं क्लास में इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। चलिए तो लिखें आप, अब हम
इसकी बात कर लेते हैं, जब सिरों पर क्या आ जाए, सम अंक आ जाए। लिखें आप, बनाई गई 5 अंकीय संख्याओं में सिरों पर क्या आ जाए, देखिए सम अंक, इवन डिजिट। और सम अंक क्या हो सकता है, देखिए 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है। अब कितनी संख्याएं होगी, तो देखिए यहां पर टोटल कितनी संख्या है, इनमें से 5 अंकों की संख्या हम बनाए तो 7p5। अब यहां पर हम वो केस देखेंगे जब कॉर्नर पे क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, सम संख्याएं आ जाए। तो देखिए कॉर्नर पे यहां पर इन 4 सम संख्याओं में से 2 को बिठाना है, तो 4p2। तो देखिए इन 4 में से 2 को हमने व्यवस्थित कर दिया 4p2 तरीकों से। अब कितनी बचेगी, देखिए 2 तो व्यवस्थित हो गई, इतने तरीकों से व्यवस्थित हो सकती है। अब यहां पर देखिए एक तो 135 बचेगी, और इसमें से भी देखिए 2 जब अरेंज हो जाएगी तो यहां पर देखिए 3 और बचेगी, 3 के सॉरी 2 ही बचेगी, टोटल 4 है। तो अब बची हुई 5 है ना, बचे हुए 5 अंकों में से हम 3 को और अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 में से 2 अरेंज कर दिए, और अब जो 2 अरेंज हो गए तो उसके बाद भी देखिए वहां से 2 बचेंगे, है ना। सम संख्या बीच में भी आ सकती है, तो 2 अंक बचेंगे तो वो बीच में भी आ सकते हैं। और यहाँ पर 135 अभी मैंने आपको बताया था, तो उनमें से 3 अंक 135, और यहाँ पर 2 अरेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी बचेंगे 5 बचेंगे, उनमें से भी हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो छोटी सी बात है, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, देखिए क्योंकि छोटी छोटी बातें अब क्या करें, छोटी क्लास के कॉन्सेप्ट जब यूज होते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हमने वहाँ अच्छे से नहीं समझा तो यहाँ दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इन 4 में से यहाँ पर देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए इन 4 में से कोई से भी 2 अंक यहाँ पर आने चाहिए। तो वो कितने तरीके हो गए, 4p2। तो देखिए 4 में से 2 अंकों को तो हमने अरेंज कर दिया, अब इनमें से कितने बचे, 2 बचे, और बाकी के देखिए 135 भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 और इनमें से 2 बचे कितने, 5। अब 5 में से यहाँ पर 3 स्थानों पर फिर बिठाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 5p3। ठीक है, तो 4p2 और 5p3, इस तरह से देखिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी। तो लिखें आप, तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं, देखिए 7p5, ये तो हो गई टोटल कुल स्थितियां। और जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी है, देखिए 4p2 इंटू 5p3। तो देखिए कॉर्नर पे 2 अंक, और बचे हुए 5 में से कितने, 3। ये लीजिए यहाँ p3 आएगा, 4p2 इंटू 5p3। चलिए अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4p2 कितना हो जाता है, 4 इंटू 3, ये भी इंटू है, डॉट से हम डिनोट कर देते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये 7p5 कितना हो जाएगा, देखिए 7 6 5 4 3। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, देखिए 4 3 से 4 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 1 टाइम, तो वैसे भी देखिए डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, ये 12 और ये 6, 2 टाइम 2/7, दिस इज फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पर परमुटेशन थ्योरी का यूज हुआ है, इस तरह से जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहाँ पर देखिए हम इस तरह से देखिए बॉक्स बनाकर भी हम सोल्व कर सकते हैं। और देखिए जब दिए गए नंबर में जब 0 आ जाता है तो देखिए इस तरह से सोल्व करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है।
तो यहाँ तो देखिए इसमें 0 नहीं था, तो सीधे सीधे देखिए इस तरह से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। टोटल यहाँ पर इतनी संख्याएं बनेगी। जब हम सम संख्याओं की बात करेंगे तो इन 4 में से 2 संख्याएं 4p2 तरीकों से व्यवस्थित की जा सकती है। 4 में से 2 व्यवस्थित कर दी, अब इनमें से 2 बची और बाकी 3 वो थी 1 3 5, टोटल 5 बची। उन 5 में से 3 वस्तुओं को बीच में कहीं भी बिठाया जा सकता है। कितने तरीकों से? 5p3 तरीकों से। तो टोटल जो फेवरेबल केस होंगे, है ना, सिरों पर सम संख्या आने के, वो इतने होंगे। और जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की इस क्लास में हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की है। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।